गठबंधन करूंगा, खुलकर करूंगा, बताऊंगा। इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते हैं। कॉफी पीजिए। थैंक यू भाई। बिहार में तो लोग जहरीली शराब पीकर जो है सो ऊपर जा रहे हैं। जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मेरे प्रदेश के बारे में कहा जाता है आइए बिहार में गोली मार देंगे कपार में, बट इतना अखंडित भारत हुआ कब है कि आप उसको जोड़ दें। चिराग जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू भाई। ये बात किसी लड़की को कहनी चाहिए थी, उसने नहीं कही। ये मेरी नज़र आपकी शॉल से नहीं हट रही है। जब आप जाइएगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा कहाँ से लिए, मैं ज़रूर लूँगा। थैंक यू भाई। जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था, कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब यार दोस्त आपको चढ़ाते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, जाओ जाओ ट्राई करो। तो ऐसे कुछ थे दोस्त जिन्होंने खूब चढ़ाया। किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है, मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है। एक पंजाबी घर से बोलेगा कि मैं पंजाबी हूँ, महाराष्ट्र से आने वाला घर से बोलता है मैं मराठी हूँ, बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाली हूँ, और बिहारी अपनी पहचान छुपा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। नमस्कार। एक ऐसे शख्स जो इस बात का अनुमान लगा लेते थे कि राजनीति में क्या होने वाला है, वो जहां भी रहे सत्ता में रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमेशा राजनीति में खलती रही। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। तो रामविलास पासवान के चिराग, बिहार के चिराग, युवाओं के चिराग, लोजपा के चिराग और कई लड़कियों के चहेते चिराग पासवान आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हमेशा आप गोलमोल घुमा देते हैं जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप एनडीए के चिराग हैं कि नहीं। तो आज तो बढ़िया मंच है, एबीपी लाइव का मंच है, बोल दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि हाँ एनडीए के साथ आने वाले हैं। एक बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ तमाम बातों में से कि मैं चिराग सिर्फ रामविलास पासवान जी का हूँ। उन्हीं का चिराग हूँ, उन्हीं की उम्मीदों, उन्हीं के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा हूँ। बिहार की उम्मीदों का चिराग बनता हूं कि नहीं, ये बिहार की जनता को निर्धारित करना। पर किसी गठबंधन के लिए चिराग बन के जाऊंगा कि नहीं, ये फैसला अभी समय है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जब भी गठबंधन करूंगा, खुलकर करूंगा, बताऊंगा कि किसके साथ अलायंस है। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि मेरी प्राथमिकता गठबंधन है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना। भाई, एक बहुत कठिन दौर से गुजर कर आया हूँ मैं। आज से 2 साल पहले मेरी वो क्या बोलते हैं पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। आज से 2 साल पहले अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक पंडितों द्वारा ये कह दिया गया था कि चिराग पासवान समाप्त है। और जिस तरीके से घटना चक्र घटा भी था, गलत वो भी नहीं थे। मेरे परिवार में जिस तरीके से टूट हुई, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया, मुझे पूरी तरीके से अलग छोड़ दिया गया। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र तो वो 2 साल मेरे लिए जितने कठिन रहे हैं, ऐसे में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार को, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना और ये 2 साल निरंतरता में जनता के बीच रह के यही करने का मैंने कार्य किया, प्रयास किया। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के करीब तय किया जाएगा। तो आप तो लगातार भाजपा की मदद करते रहते हैं। कुर्नी में, गोपालगंज में आपने चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में ये फैसला जरूर लिया गया कि तीनों उपचुनाव में, मोकामा, कुर्नी, गोपालगंज, तीनों उपचुनाव में पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। कारण है, इक्वेशन समझने में थोड़ी और आसानी होगी, क्योंकि इस बात को मैं बहुत स्पष्टता से कह सकता हूँ कि जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उस गठबंधन के साथ किसी भी तरीके का समझौता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई इश्यूज नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों की रही है। उनके पास आज की भी तारीख में एक विकसित बिहार बनाने का कोई रोड मैप नहीं है। तो इसीलिए जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी रहेंगे उसके साथ कोई समझौता संभव नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी कितने समय तक एक गठबंधन में रहेंगे, इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते हैं। तो कितने समय तक किस गठबंधन में रहेंगे, चुनाव आते आते तक वो वहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी अभी। आपने ये बात मुझसे बहुत पहले कह दिया था कि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो आप गठबंधन में लड़ेंगे। जी, भाजपा के काफ़ी आसपास करीब रहते हैं आप, तो आप जाना चाहते हैं या फिर वो बुलाना नहीं चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कहीं कि एनडीए ने कहा कि नहीं अभी नहीं बुलाएंगे? भाई, ये चर्चा ही नहीं है ना, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट ये चर्चा का विषय है ही नहीं। मेरी चर्चा उनसे जरूर हुई थी उपचुनावों को लेकर, और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के मैं लगातार संपर्क में मैं रहा हूं, आज की भी तारीख में मैं हूं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। पर गठबंधन एक बहुत
बड़ा डिसीजन है, उसको लेने से पहले बहुत से पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिसका टिक होना ज़रूरी है बिफोर यू टेक दैट फाइनल कॉल ऑफ अलायंस। तो वो अभी चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है। और अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा रश में भी नहीं हूँ कि भाई आज ही सब फाइनल कर लेना है। भगवान राम पे अभी भी आपकी आस्था जो है टिकी हुई है। आप हनुमान खुद तो कहते हैं, तो भगवान राम का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं बिल्कुल आपका मतलब मैं समझ गया। देखिए, ये जिस परिपेक्ष का आप जिक्र कर रहे हैं, बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत विषय है। मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में करने की। बट हाँ, व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़े थे, और मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं का ही जिक्र कर रहे हैं। वो मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े थे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ये भी तो कह सकते हैं सर कि दुख की घड़ी में साथ थे, लेकिन जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया उनके साथ भी तो हैं वो। भाई वो ठीक है, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया है कि मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ। बट हाँ, जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, और आज भी मैं इस बात को मानता हूँ दैट एट अ पर्सनल लेवल अगर मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, साथ देंगे। बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अलग समझना भी ज़रूरी है। हर दायरों को आप एक दूसरे से इंटर रिलेट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। सर कॉफ़ी पीजिए ना। थैंक यू भाई। बिहार में तो लोग जहरीली शराब पीकर जो है सो ऊपर जा रहे हैं। सही बात है, ये विडंबना है हमारे प्रदेश की। जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब, दुखद है भाई। ये आप एक ऐसी परिस्थिति समझे जहाँ पे एक ऐसा कानून हमारे मुख्यमंत्री जी लाते हैं और उस कानून की धज्जियाँ अपनी ही नाक के नीचे उड़ती हुई वो देखते हैं और उस पर खामोश रहते हैं। पर आज जब वो सदन में खड़े होकर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, भाई ठीक है, ये एक आपकी सोच है कि जो पिएगा वो मरेगा, बट द नैरेटिव इज नॉट दैट कि जो पी रहा है उसके साथ क्या होगा, जो पिला रहा है उसका क्या। जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। यही हो रहा है बिहार में आज की तारीख में। किसको नहीं पता कि बिहार में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। परिणाम स्वरूप जहरीली शराब भी वहां पे बनाई जा रही है, जिसको पीकर सैकड़ों की संख्या में, और ये जो आंकड़े दिखाते हैं इतने मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं, ये 50 लोग मर गए, 52 लोग मर गए। भाई मैं खुद गया हूँ और मैं ताज़ा घटना चक्र भी मैं बताऊँ, मसरक का जहाँ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अभी छपरा में हाल में जहाँ पे घटना घटी, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। लगभग 200 से ज़्यादा लोग, और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, सरकार खारिज करना चाहे तो करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 200 से ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। पर जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ आप सहानुभूति भी नहीं रखते हैं। बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारी कोई हमदर्दी नहीं। क्यों हमदर्दी नहीं भाई? 20 दिन की बच्ची थी, आपके कैमरा नहीं दिखाया था वो, मेरी गोद में 20 दिन की वो बच्ची थी। कैसे आपकी हमदर्दी उस 20 दिन की बच्ची के साथ नहीं है जिसने अपना पिता खोया? उसका क्या कसूर है? या उस 80-85 साल की उस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है भाई जिसने अपना बेटा खोया? खाने कमाने वाला व्यक्ति घर से गया। भाई बिहार के ही लोग हैं, कोई दूसरे प्रदेश के तो लोग नहीं है ना। इतना निर्दयी एक मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, ये मेरी समझ के परे है। आपने भी कहा कि पीने वालों की तो ठीक है वो मर गए, लेकिन पिलाने वालों का क्या? तो इसके उपाय क्या है? भाई सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा उन गिरोह को, इस पूरे नेक्सस को आपको डिकोड करने की ज़रूरत है। भाई कौन लोग हैं, और आपके खुद के प्रशासन के लोग इसमें लिप्त हैं। भाई जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे, और इसीलिए मैंने सदन में भी उस दिन खड़े होकर मैंने मांग की थी कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू और सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि जिनकी जांच होनी है वही लोग जांच भी करेंगे। तो कैसे वो जांच सही निकलेगी? और अभी तक अगर सही में जांच हो गई होती, अगर दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई होती, या ऐसे तस्करों के ऊपर या ऐसे गिरोह के ऊपर, आज भी भाई आप बिहार में जेलों में जाकर देख लीजिए, सलाखों के पीछे सिर्फ गरीब वंचित शोषित वर्ग के ही लोग हैं, आम बिहारी हैं जेल के पीछे। कोई आपको बड़ा गिरोह, कोई आपको बड़ा तस्कर उसके पीछे नहीं दिखेगा। पता नहीं आप दिल्ली मेट्रो में जाते कि नहीं, जब मैं जाता हूँ तो आजकल एक पोस्टर दिखता है मुझे बिहार पर्यटन का, क्या ये बिहार में स्वागत है। फिर मैं देखता हूँ बिहार में नरसंहार, फिर से मर्डर, तो मुझे लगता है कि वही चल रहा है कहानी की मत आइए बिहार में वरना गोली मार देंगे कपार में। तो ये मैंने भी ये मीम देखा था, काफी चल रहा है। अब ये देखिए भाई, ये मेरे प्रदेश की तस्वीर इन्होंने बना दी है। आज की तारीख में प्रदेश को बदनाम करने में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योगदान नहीं है तो किसका योगदान है? एक बिहारी होने के नाते अगर मैं एक ऐसा मीम देखता हूं तो क्या मुझे खुशी होती है? नहीं ना भाई, दुख होता है कि मेरे प्रदेश के बारे में कहा जाता है आइए बिहार में गोली मार देंगे कपार में। ये ठीक है, कोई देख रहा है, हंस रहा है, तंज है, लोग मज़े भी ले रहे हैं, बट इसमें छवि किसकी खराब हो रही है? बिहार की, बिहारियों की।
भाई किस लिए आप भी यहाँ पे रहते हैं और मुझे लगता है आप लोग भी बिहार के स्टूडेंट से अगर आप लोग इंटरेक्ट करते होंगे, बिहार के बच्चे देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर छुपाते हैं कि वो बिहारी हैं। मैं इंटरेक्ट करता हूँ जिस भी राज्यों में मैं जाता हूँ, मैं गुजरात में गया था, मैं बैंगलोर में था, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं बिहारी बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। 90% ऑफ देम दे टेल मी कि भाई हम लोग बताते नहीं हैं कि हम लोग बिहारी हैं, हम लोग छुपाते अपनी पहचान। क्यों भाई? ये बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। किसने बनाया शब्द को गाली? ये मेरी पहचान है, ये मेरी शान है भाई, और इसी को आपने गाली बना दिया। एक पंजाबी घर से बोलेगा कि मैं पंजाबी हूँ, महाराष्ट्र से आने वाला घर से बोलता है मैं मराठी हूँ, बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाली हूँ, और बिहारी अपनी पहचान छुपा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। तो ये परिस्थिति, आखिरी बार मेरा प्रदेश भाई कब सुर्खियों में था? अच्छे कारण से। मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पे पुल हवा से गिर जाता है, जहां पे बांध चूहे कुतर जाते हैं, जहां पे लाखों की शराब वहां के चूहे पी जाते हैं। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि आजकल जो है अपराधी चुनाव लड़ते हैं, तो चिराग पासवान का एकदम में कैमरे के सामने, इतने लोगों के सामने दावा ठोक के कह सकते हैं कि उन्होंने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया चुनाव में? भाई मैं अपनी तरफ से तो जितना प्रयास है मैं करता ही हूँ। अच्छा, इतने लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। 2014 में जब रामविलास पासवान जी थे तो वो यूपीए के साथ थे उस समय, फिर वो एनडीए के साथ आ गए। उनसे जब पूछा गया तो कहा कि जब मैंने ये फैसला किया तो उसमें चिराग का बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो पिता पुत्र की जो बातचीत हुई, जो आपने तर्क रखा, क्या समझाया आपने कि रामविलास पासवान जी ने कहा कि हाँ चलो भाई मोदी जी के साथ चलते हैं? क्या हुआ था, पूरी कहानी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। भाई 2013 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी, और संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पे चुनाव को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर, विनेबिलिटी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। उस दौर में जब मेरी राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई मेरे बोर्ड के सदस्यों के साथ, तो मुझे एक कॉमन व्यू पॉइंट वहाँ से ये निकल कर सुनाई दिया कि आज की तारीख में पार्टी के अधिकांश सदस्य ये मानते हैं कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए। मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं कि मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा भी ये थी, क्योंकि मैं उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बातों से, उनके विचारों से मैं प्रभावित था। मैं बिहार से आता हूं, बट मुझे एक ऐसा नेता प्रभावित कर रहा था जो देश के 125 करोड़ देशवासियों की वो बात कर रहे थे। किसी जाति की नहीं, किसी जातीय समीकरण की नहीं, सांप्रदायिकता की नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारतवासियों की वो बात कर रहे थे, और उनके कई विजन्स को लेकर, उनके कई पॉलिसीज़ को लेकर मैं डेफिनेटली मैं उनसे प्रभावित था। ये जिक्र मैंने अपने पिता से किया था 2013 में ही, बट उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था इस प्रपोजल को लेकर, साफ मना कर दिया था। हाँ। और जितनी स्पष्टता के साथ उन्होंने मना किया था, मेरी कई महीनों तक दोबारा हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं उनसे इसका जिक्र दोबारा करूं। बट बहरहाल समय बीता, चुनाव लोकसभा का करीब आने लगा। उस वक्त जो प्रीवियस अलायंस में हम लोग थे, यूपीए अलायंस में, कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत बन नहीं पा रही थी। यूपीए के तमाम और दल, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिस तरीके से हम लोग की पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही थी, कुछ लोग थे जो कह रहे थे इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए, तो पहले अपने पहलवान दिखाएं, इस तरीके की कई बातें पब्लिक डोमेन में आई थी, जो जिसकी वजह से मेरे पिता पापा भी थोड़ा नाराज थे। एंड कांग्रेस के साथ भी अलायंस को लेकर कोई क्लैरिटी आ नहीं रही थी। दैट वाज द टाइम जब मैंने दोबारा इस बात को हैमर किया कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंसेस की तरफ जाना चाहिए, और पार्टी के तमाम लोगों की राय मैंने, हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त वही थे, उनके समक्ष मैंने रखी। एंड देन इवेंचुअली यस। ये बातें आप लोग मीटिंग में कर रहे थे या फिर अकेले बैठे कर रहे थे, दोनों पिता पुत्र? मतलब कई बार तो मैं और पापा रात में हम लोग अकेले ही बैठते थे। अच्छा। आई यूज्ड टू गिव हिम द फीडबैक कि दिन भर मेरी किससे क्या बातचीत हुई, किसकी क्या सोच है, किसका क्या राय मशवरा है। सो धीरे धीरे उनको मैं भी प्रिपेयर करता था, कन्विंस करने की कोशिश करता था। अच्छा, रोज थोड़ा सा मनाने की कोशिश रोज करते थोड़ा थे। सा मनाने। कितना वक्त लगा? समय लगा, बट आई थिंक इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली व्हेन ही वाज कन्विंस्ड। पापा से मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि वो एक ऑनेस्ट अलाई के साथ हमेशा रहे, जिसके साथ भी रहे। वो यूपीए के साथ भी थे तो पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत के साथ थे, अनटिल अनलेस परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी। तो ऐसा नहीं था कि वो राजनीतिक लाभ के लिए, जैसा आपने इंट्रो में भी बोला कि जिनके साथ वो रहते थे सरकार उनकी बनती थी, ये मैं मानता हूं कि वो जिनके साथ रहते थे सरकार उनकी बनती थी, बट उन्होंने कभी सरकार बन रही है इसलिए कोई फैसला लिया हो, ये नहीं था। चिराग जी, अभी आपने स्ट्रॉन्ग अलाई की बात की,
तेजस्वी यादव जी से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई, आपने उनको ऑफ़र भी किया है हेल्प, तो किसी मामले में आपको लगता है कि आपकी राय सिमिलर है, स्ट्रॉन्ग अलाई आप देखते हैं तेजस्वी यादव में कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे उनसे पारिवारिक संबंध हम लोग के ज़रूर बहुत मजबूत रहे हैं। हम दोनों के पिता एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, समकक्ष रहे हैं, एक दूसरे के काम किया उन्होंने। उस नाते ऑफ कोर्स आई नो हिम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फैमिलीज बहुत अच्छे से जानती हैं, बट प्रोफेशनली हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं आएंगे, फ़िलहाल ऐसी कोई चर्चा इसको लेकर नहीं चल रही। और ख़ास तौर पर वो जिनके साथ आज की तारीख में अलायंस में हैं, इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। मुझे लगता है चिराग पासवान ही नहीं, बिहार की जनता भी उस अलायंस के साथ नहीं जाएगी। शराबबंदी की हम लोग बात कर रहे थे, तो मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ और भी लोग जानना चाहते ही होंगे, कभी कभी बियर वियर पी लेते हैं कि नहीं? अरे प्रभु, कैसी बातें आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल है मेंटल हेल्थ को लेकर। इतने यंग एज में आपने देखा, काफ़ी पॉलिटिक्स हो या फैमिली मैटर, तो काफ़ी कुछ आपने देखा और झेला भी। और आज के जो युवा हैं वो भी काफ़ी यंग एज में स्ट्रेस के कारण काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप स्ट्रेस से कैसे डील करते हो? आई थिंक मेडिटेशन, ये मैंने बहुत लंबे समय से, एंड मैं धन्यवाद करूँगा उनका जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था मेडिटेशन से। मेरे एक करीबी मित्र थे, और मैं आज से नहीं, मुझे लगता है मैं राइट फ्रॉम माई कॉलेज डेज मेडिटेट कर रहा हूँ। वो मुझे बहुत ग्रेविटी देता है, दैट कीप्स मी काम, कंपोज्ड। और ये मैं सजेस्ट भी करूँगा जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मुझे लगता है विपरीत परिस्थितियों में संयम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। द मिनट यू स्टार्ट पैनिकिंग इन अ टफ सिचुएशन, आई थिंक उस वक्त आप हाथ से लूज़ करने लगते हैं उस सिचुएशन को भी। तो उस वक्त आप जितना काम, जितना कंपोज रहेंगे, एंड ये मैंने अनुभव किया है कि मैं जितना मेडिटेट करता हूँ, जितनी विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आती है, जितना कठिन समय आता है, मैं उतना ही काम और कंपोज हो जाता हूँ। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स मी डील विद सिचुएशंस लाइक दिस। और एक्सरसाइज एंड योगा? ओह यस, आई डू दैट। मेरा मानना है कि अगर आप दिन में 1 घंटा अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते, जो सब कुछ है भाई, आप है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, तभी आप किसी के लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो अगर जो व्यक्ति दिन में 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और चीज़ के लिए समय का सदुपयोग कर पाएगा। सो यस, आई वॉज इन टू वेट ट्रेनिंग एंड स्टफ कुछ समय पहले तक। वेट्स अभी नहीं करता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मेरा वेस्ट का साइज़ अंडर कंट्रोल रहे। कार्डियो करता हूँ, योगा करता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। योगा मैंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है, बट या फिज़िकली अपने आप को फिट रखने का डाइट पे मैं ध्यान देता हूँ। आई काउंट माई कैलोरीज जब मैं खाता हूँ। मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है। आप जितना अपना ध्यान देंगे उतना ही आप सक्षम बनेंगे दूसरों का ध्यान रखने के लिए। सर, रामायण का एक संवाद है और इंस्टाग्राम पे खूब रील भी चल रहा है कि छोटे भाई का धर्म होता है कि जब तक उसके शरीर में प्राण रहे तब तक वो बड़ा भाई का साथ दे। तो आप कहते भी हैं कि आप राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, तो आप कभी ये अनुमान लगा पाए थे क्या कि आपके चाचा और आपके भाई आपके साथ ऐसा करेंगे, आपकी पार्टी को? भाई, अगर आपको अपनों पर ही शंका रखनी हो या अपनों पर ही नज़र रखनी हो, तो मुझे लगता है कि फिर तो रिश्तों के मायने ही नहीं रहते ना। तो डेफिनेटली यस, आई मीन दिस वाज वन थिंग जो कभी रन थ्रू भी नहीं की थी मेरे जहन में कि मेरे अपने भी कभी धोखा देंगे, या एक ऐसे समय पर मुझे मेरे परिवार, व्हेन आई से माय परिवार, आई मीन माय सिस्टर्स एंड माय मदर एंड ऑल, एक ऐसे समय पर धोखा देंगे जब मेरे पिता को गए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए। तो यस, आई मीन इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। सर, वक्त जो होता है वो हर जख्म को धीरे धीरे भर देता है। तो क्या लगता है कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब चाचा भतीजा फिर साथ बैठेंगे, छोटा भाई? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी। देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, जो संस्कार मुझे दिए गए हैं, परिवार के बड़े ही पारिवारिक फैसले लेते हैं। पापा के जाने के बाद मेरे चाचा ही उस भूमिका में थे। आज भी परिवार के सबसे बड़े वही हैं। अंतोगत्वा परिवार में क्या होगा नहीं होगा, ये फैसला उन्हीं को लेना, और मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है
कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। सर क्योंकि अभी फिटनेस की बात हो रही थी, तो हम अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कवर करने गए और वो चल नहीं रहे थे, वो तो चल रहे थे पर हमें भागना पड़ रहा था। मतलब वो इतने फिट है, दाढ़ी बढ़ा लिए, तपस्या कह रहे नेता हो, अब तो भगवान राम का भी नाम उनको दे दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, आप क्या समझते हैं राहुल गांधी की क्या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस यात्रा से? आपकी क्या राय? क्योंकि अब तक शायद ही आपका कोई ऐसा बयान आया है जो आपने भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस पर कोई दिया हो। मैं इस सोच का स्वागत करता हूँ। आई अप्रिशिएट जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं। इसका कितना लाभ होगा नुकसान होगा भाई मुझे नहीं पता, ये समय ही बताएगा। बट जो मेहनत वो कर रहे हैं उसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ। कभी जुड़ने का मौका मिला तो जुड़ेंगे? भाई लंबे समय तक मेरे पड़ोसी वो रहे थे, जब तक मैं पिछले घर में रहता था जनपद में, लंबे समय से वो मेरे पड़ोसी रहे। उस नाते भी पापा से एक चीज़ जो मैंने इनहेरिट की है या जो मुझे विरासत में मिली है, वो खूबसूरत संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइंस मिले हैं। पापा की इस बात को हर कोई आज भी अप्रिशिएट करता है, जिस तरीके के उनके पर्सनल इक्वेशंस पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स उनके साथ भी रहे। सिर्फ यही नहीं कि जिस दल के साथ वो हैं उन्हीं के साथ ही अच्छे। पापा ने भी हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा, कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने नहीं की या किसी के बारे में कोई गलत बात कभी नहीं की। एंड दैट्स व्हाई ही वाज लाइक्ड बाय द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। यही चीज़ मैंने भी इनहेरिट की। तो अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें, मैं इस बात की प्रशंसा ज़रूर करूँगा कि जितनी मेहनत आज की तारीख में वो कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर आना, उसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। बट उसका राजनीतिक लाभ, देखिए मैं मानता हूँ राजनीति में जब तक विजन नहीं होगा, जब तक आपकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं होंगी, जनता आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। इस यात्रा के साथ अगर वो एक अपना विजन लेकर आते कि भाई हम आने वाले 30 साल या 50 साल के बाद का भारत ऐसा देखते हैं, या आने वाले 10 साल का हमारा रोड मैप ऐसा। भाई आज की तारीख में मैंने भी बिहार में आशीर्वाद यात्रा की है, मैं भी बिहार में विभिन्न जिलों में पदयात्राएं कर रहा हूँ। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ में जा रहा हूँ। मैं लोगों को सिर्फ बिहार की समस्या की जानकारी नहीं दे रहा, उसके समाधान भी बता रहा हूँ। एंड आई थिंक एक पॉजिटिव राजनीति का ये एक बड़ा पक्ष है। आप दूसरे की खामियां बताइए, ज़रूर बताइए, बट साथ में अपना विजन भी बताइए। वो भारत को जोड़ रहे हैं, बट इतना अखंडित भारत हुआ कब है कि आप उसको जोड़ रहे हैं। सो विजन की एक क्लैरिटी ज़रूर चाहिए होगी। एज अ राजनेता, पॉलिटिशियन, आप राहुल जी के बारे में क्या राय रखते हैं अपनी, कि वो अच्छे मतलब राजनेता आगे और ज़्यादा बन पाएंगे या पहले से बेहतर हुए हैं? आई एम नो वन टू डिसाइड एनीबॉडीज़ फ्यूचर यार, और मेरी ऐसी कोई मैं इतना जजमेंटल हूँ नहीं कि किसी के बारे में कोई बहुत राय रखूँ। अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मेरा ध्यान केंद्रित उस तरफ है, बिहार की राजनीति में ज़्यादा समय दे रहा हूँ। नीतीश कुमार सर कह रहे हैं कि अब वो चले जाएंगे, अब जो है सो कुर्सी वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अच्छी बात है, तेजस्वी यादव युवा भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अच्छी बनने का सपना देखना चाहिए। बिल्कुल आपके मन में नहीं आया कभी कि हम भी सीएम बन जाते हैं, युवा हैं आप? भाई ये कोई खैरात नहीं बट रही ना कि किसी के भी मन में सपना आ जाए कि भाई हम भी ले लें, इसमें से 2 दाने हम भी ले लें। ये अंतोगत्वा बिहार काबिल की बात है। बिहार की जनता को ही ये डिसाइड करना है कि किसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। मेरी शिकायत भी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि बिहार की जनता ने कम से कम मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से नकारा। दे वॉन्टेड एनीवन एल्स एक्सेप्ट द करंट चीफ मिनिस्टर। इज द रीजन वाई उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। तो ये आज की तारीख में भले वो किसी की दया पर मुख्यमंत्री बने हों, या जब से 2020 के परिणाम आए तब से वो दया पे ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पहले भाजपा की और आज की तारीख में राजद की। तो ऐसे में जब वो ये कहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी को ही आगे आना है और उन्हीं को ही कमान संभालनी है, वो इस बात को जरूर स्पष्ट कर देते हैं कि उनके बाद उनकी पार्टी में तो कम से कम किसी भी नेता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिहार का नेतृत्व करे या उस पार्टी का वो नेतृत्व करे। जब आप किसी दूसरे दल के नेता को अपने भविष्य का नेता मान लेते हैं, तो उस दिन से कम आप इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आपकी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा। बात भविष्य की हो रही है तो नेहा जी हमारी टीम से हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ
यस नेहा जी प्लीज आपका बताएं। जो नंबर मैंने देखा वो राहु का है। अभी आप बात कर रहे थे कि आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत काम रहते हो, लेकिन आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? वही आई थिंक मेडिटेशन से ही मैं, यू आर राइट एक्चुअली, मैं बहुत इमोशनल हूँ फैमिली को लेकर, अपनों को लेकर। और अगेन मैंने कभी अपने इमोशंस हाइड नहीं किए। आई थिंक आपके पास बहुत सारे ऐसे विजुअल्स होंगे जहाँ पे पापा को याद कर कर या पर्सनल चीज़ों को लेकर मैं भावुक हुआ हूँ। बट हाँ, वहीं पे फिर यही मेडिटेट करके अपने आप को कंपोज करने का प्रयास करता हूँ, भावनाओं को नियंत्रित करके उस पर संतुलन बना के कोशिश करता हूँ कि मेरे इमोशंस मेरे फैसले को आधारित ना करें। और वीनस, मैंने आपके चार्ट में देखा कि वीनस यानी कि जो लेडी लक बोलते हैं, लव बोलते हैं, वो भी एक मिसिंग है। शायद वो आ जाए तो कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से? वीनस आई थिंक काफ़ी हद तक आप अपने ऊपर जब ध्यान देते हैं तो उससे भी बैलेंस हो जाता है। सो योर लुक्स एंड आपकी पर्सनैलिटी इसको बैलेंस कर लेती है। बट एस्ट्रोलॉजी में हम वीनस जो है, शुक्र जिसे हम बोलते हैं, वो लेडी एक अगर आपकी लाइफ में हो तो शायद वो ज़्यादा कंप्लीट कर पाएगी, जितना मैंने आपके चार्ट को देखा है। क्लियर बता देना, अगले साल में आ जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे विकल्प भी देती है, तो आई थिंक मैंने एक विकल्प रखा हुआ है। ओके। और ये जो आपने हाथ में इतने सारे जो अपने धागे बांधे हुए हैं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है या आपने जहाँ भी आप जाते हो मंदिर वगैरह में वहाँ आप बांध लेते हो? मैं जहाँ जाता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ। और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे जब जाता हूँ तो वहाँ से लेकर आता हूँ और उसको बांधता हूँ। ओके। और ये तिलक जो आपने लगाया है, मैं इसका लास्ट एक आपसे पूछूंगी, ये तिलक भी किसी ने आपको बोला है कि आपने चंदन लगाया हुआ है, ये तो चंदन लगाने के लिए आपको किसी ने सजेस्ट किया है? मुझे मैं रोज़ पूजा करता हूँ और ये केसर का है, और आज क्योंकि मंगलवार है तो हनुमान जी का भी है, तो दोनों तिलक मैंने लगाए हैं। यस, रिकमेंड भी किया है, बट मैं भी मानता हूँ कि ये तिलक भी आपको बहुत बैलेंस करता है, आपके चक्रास को कंट्रोल करता है, एज वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो। तो आई थिंक सिर्फ अंधभक्त होकर सारी बातों को नहीं मानते हुए उसके एक साइंटिफिक पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए, पढ़ा लिखा हूँ तो तर्क वितर्क करता हूँ, कभी पंडित जी के साथ भी बैठता हूँ तो उनसे भी बहुत सारे राय मशवरा करता हूँ, और जो चीज़ें मुझे समझ में आती मैं बहुत ज़्यादा पाखंड में नहीं उलझता हूँ। आई एम मोर स्पिरिचुअल देन रिलीजियस, तो जो चीज़ें मैं समझ पाता हूँ उसको निभाता हूँ। ओके। डेस्टिनी जो आपका नंबर है वो है 7, केतु का नंबर है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि आप अपनी मर्करी के लिए थोड़ा सा कुछ काम करें, यानी कि अपने बुध को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और वीनस 5 और नंबर 6 जो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, वो दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और 2023 अप्रैल ये आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है। थैंक यू। 25 का क्या भविष्य है, भी बता दीजिए। 25 में कुछ नहीं। चिराग जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मतलब Thank यहाँ you, पे भाई। बैठी लड़कियों को ये बात मेरा बोलनी शुक्र चाहिए बैलेंस हो रहा है। ये बात किसी लड़की को कहनी चाहिए थी, उसने नहीं कही। मेरी नज़र आपकी शॉल से नहीं हट रही है। जब आप जाइएगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा कहाँ से लिए, मैं ज़रूर लूँगा। थैंक यू भाई। महंगी तो नहीं है सर ना? खादी की है। महंगी नहीं है ना? खादी की है भाई। ठीक है। तो सवाल ये है कि आप स्मार्ट हैं, काफ़ी सारी लड़कियाँ आपकी फ़ैन हैं। आपके पास कभी ऐसा कोई हुआ है कि कोई लड़की आई है, आपको हक कर लिया या आपको आई लव यू बोल दिया, या बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ैन मूवमेंट हो गया हो? It does happen at times, yes, it does happen, and मैं इन सब चीज़ों में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, बट मैं आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, जिस इनोसेंस के साथ कोई आके तो आप कैसे डील करते हो उसको? मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत आते होंगे, तो हाँ, उसको कैसे आप रिप्लाई करते हो? कुछ रिप्लाई करते हो, स्टोरी रिपोस्ट करते होते हो, किसी का पोस्ट जाके लाइक कर देते हो, आप इस तरह की चीज़ करते हो? जितना हो सकता है सामने वाले की भावना को सम्मान देने के लिए, बिकॉज आई अप्रिशिएट जिस फीलिंग के साथ कोई अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मैं इन सब चीज़ों में इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं, नाइदर आई एम गुड विद कॉम्प्लीमेंट्स। मैं अभी भी हो रहा हूँ, शायद मैं लाल हो जाता हूँ। सो आई एम नॉट गुड विद दिस, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। अब हमने पॉलिटिक्स से काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, अब एक बार नज़र मार लेते हैं मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट चिराग पासवान। डोंट टेल मी। नो वी शुड
तो अगर हम आपके बारे में गूगल करेंगे तो सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि भाई अब 2022 खत्म होने वाला है तो कब करेंगे चिराग पासवान अरे। शादी? सी हमें फ्यूचर बता दिया, 2023 अप्रैल बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और वीनस को आपको बैलेंस करने के लिए, एम आई राइट नेहा जी? तो अब आप बताइए इफ एनी अप्रॉक्सीमेट या फिर एनी प्लान्स? राइट नाउ तो नो प्लान्स। ओके, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। I did BTech in computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब यार दोस्त आपको चढ़ाते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, जाओ जाओ ट्राई करो। True. तो ऐसे कुछ थे दोस्त जिन्होंने खूब चढ़ाया, एंड सो यस, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ओनली आई शिफ्टेड टू मुंबई। आई ट्राइड माई लक देयर, फेल्ड मिजरेबली, सो बैक हेयर। सर, राजनीति करना ज़्यादा मुश्किल है, एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल भाई है? एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत राजनीति मुश्किल है। आसान है उससे? राजनीति आसान है, दिल से आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायलॉग्स याद करने हैं, मेकअप पुट ऑन करना है, लिख के दी गई लाइनों को आपको रिहर्स करके आपको बोलना है, एंड आई कैन नेवर डू दैट। मैंने आज तक अपना भाषण कभी कोई पढ़ के नहीं दिया। चिराग जी, अभी आप बात कर रहे थे कि आपके फादर से आपने एक क्वालिटी इनहेरिट की है कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस आपको कैसे लोगों से रिलेशंस अच्छे बिल्डअप करना है। आई अंडरस्टैंड जेडीयू से काफ़ी इश्यूज हैं, कोई ऐसा नेता है जो आपको ठीक लगता है, जेडीयू आरजेडी? मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। रादर व्हेनेवर आई हैव मेट माय चीफ मिनिस्टर, मैंने हमेशा उनके पाँव छूकर, आई वुड लव टू सिट एंड इंटरेक्ट विद हिम, टॉक टू हिम। वो मुझे समय नहीं देते, वो अलग बात है, उनसे वैसी मुलाकात नहीं होती। बट ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे किसी से कोई इश्यूज़ नहीं है। पॉलिसीज़ को लेकर मेरे ज़रूर हैं। आई अंडरस्टैंड। कोई नाम जो बहुत अच्छा काम करे आपके हिसाब से इन द पार्टी? इन जेडीयू बहुत मुश्किल है। मैं सही में कोशिश भी कर रहा हूँ, तब भी नाम नहीं याद आ रहा कोई ऐसा जो कि जेडीयू में रहकर भी जो अच्छा काम करो। नहीं, पार्टी में इशू है। हाँ। ओके, चिराग पासवान का फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग? सीधा, वेल आई डोंट नो हाउ डू आई से दिस, बट छठ के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शारदा सिन्हा जी, एक दो बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मुलाकात करने का, तो उनके छठ के वक्त के गाने सुनता हूँ। हैविंग सेड दैट, बहुत क्लीशेड नहीं रहूँगा, जितने पेपी नंबर्स भी हैं वो भी मैं सुनता हूँ। लॉलीपॉप जिस तरीके से हिट हुआ था, तो नॉट दैट कि मैं वो सब नहीं सुनता, वो भी सुनता हूँ। अच्छा, एक जो आपकी फिल्म थी उसका एक गाना है श्वेता तिवारी के साथ, आपका जो सॉन्ग है वो भी आपको डीजे पे जरूर सुनने को मिलेगा। अपने सॉन्ग्स, अपनी फिल्म्स देखते हैं आप? नहीं, बहुत मुश्किल होता है देखना। आई थिंक मेरी फिल्म किसी के लिए भी देखना बहुत मुश्किल रहा होगा। इट्स अ टॉर्चरस फ्यू आवर्स जितनी लंबी वो फिल्म है। बट यस, म्यूज़िक अच्छा था, वो मैं खुद भी सुनता हूँ। मेरी लिस्ट में मेरे खुद के भी एक दो गाने हैं। एक राहत जी का उसमें गाना था, बहुत खूबसूरत गाना, तो वो सॉन्ग ज़रूर सुनता हूँ अपनी फिल्म। ओके, और एक मैं आपसे किस्सा जानना चाहूँगी, एक कोई ऐसा बचपन का किस्सा जो अभी तक आप भूले नहीं, अपने फादर के साथ कोई भी डांट पड़ी हो आपको, जो आज तक आपको याद है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा था? एनी सच? डांट मुझे कभी नहीं पड़ी। आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड किड, स्पेशली बाय पापा। सो अगर पेरेंट्स अगर सोचें गुड कॉप बैड कॉप में, सो पापा वॉज दी ऑलवेज, ही वॉज द वन हु वॉज द गुड कॉप फॉर मी एंड माई सिस्टर। सो उनसे तो हम लोग का यही होता था कि कभी कोई चीज़ चाहिए होती थी या कुछ होता था तो पापा वॉज द ईजियर वन। कोई गिफ्ट चाहिए, ये चाहिए। बट आई रिमेंबर, वो तस्वीरें भी हैं मेरे पास, कहीं मिलेंगी तो मैं साझा करूँगा। उन दिनों रामायण शुरू हुई थी, एंड आज की तारीख में भी मुझे लगता है कोई रामायण या महाभारत को याद करता है तो वो 80-90 के दशक में जो सीरियल टेलीकास्ट हुए थे, रेफरेंस पॉइंट वही है। तो और मैं भाई आज तो दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं, पोकेमॉन हैं और अलग अलग वो मार्वल्स के सारे सुपर हीरोज़ हैं, बट हमारे लिए उस वक्त यही एज एन अवतार हम लोग को लगते थे कि भाई यही कैरेक्टर्स हैं और इनको हम लोग को कैसे हम लोग इनके कॉस्ट्यूम्स पहने। सो मैं पापा के पीछे बहुत पड़ा था कि भाई मुझे भी ये राम जैसा कॉस्ट्यूम चाहिए, दिस एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। आई विल शेयर दोज पिक्चर्स विद यू। दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। पापा ने घर पे जितनी अवेलेबल चीज़ें थी, मोम की चुन्नी, उनकी साड़ी लेके मुझे धोती बांधी, पूरा वो गेयर दिया। घर में खुद लकड़ी की तिलियों से उन्होंने धनुष और बाण बनाया और वो सर पे मुकुट और ये सब करके। सो ही टुक अ डे, पूरा दिन उन्होंने लिया हम लोगों को, मुझे, मेरी सिस्टर को उस गेयर में, उस गेटअप में उन्होंने तैयार किया। सो यस, दैट इज़ अ वेरी स्वीट नाइस मेमोरी दैट आई स्टिल कैरी विद मी, कि वो मेरी एक ज़िद थी, डिमांड थी कि मुझे ऐसा बनना है। आज तो मैं देखता हूँ भाई आप कॉस्ट्यूम शॉप पे चले जाओ
and you will get the costume of every character that you want. But उस वक्त पापा ने जिस मेहनत से हम लोगों को किया था, तो that's a nice sweet memory that I have. ओके बस एक आखिरी क्वेश्चन, इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है एज इन द पार्टी ऑल्सो और अभी काफ़ी कुछ, तो फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी जो आपको बहुत रिलैक्स फील कराती है? Spending time with my family, especially my niece and my nephew. दोनों अभी बहुत छोटे हैं, एक 9 साल का है, एक 12 साल की है. सो माई नीस एंड माई नेफ्यू, दे आर माई स्ट्रेस बस्टर्स. घर जैसे ही जाता हूँ, मामा 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 ये चाहिए, मामा वो चाहिए. सो येस, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, सिटिंग एंड टॉकिंग टू माई मदर. दैट वेज वी ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी क्लोज नेटेड फैमिली. जब पापा भी होते थे तो हम लोग इतना ज़रूर करते थे कि रात का मील हम सब लोग साथ में खाएं, साथ में बैठें, फैमिली डिस्कशन, स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, आगे क्या होना है. तो एज अ वेरी नॉर्मल फैमिली ये हमेशा से हम लोग के भी घर में रहा है. पापा के बाद भी मेरे लिए वही बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है, व्हेन आई सिट विद माय मदर, माय नीस, माय नेफ्यू, माय सिस्टर. सो यस, दैट्स द स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. थैंक यू चिराग. मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल मेरे कलीग्स ने क्वेश्चंस पूछ लिए, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल आंसर्स दे दिए. अब मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगी, मैं Thank you. जस्ट चिराग पासवान को जानना चाहती हूँ और मैं उन्हीं से रिलेटेड वो सवाल पूछूंगी जो मेरे भी जहन में थे और बहुत सारे लोगों के जहन में भी होंगे. सो अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपके पापा घर में तीली वगैरह से धनुष बाण बनाते थे. सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करते हैं, आपके फादर के साथ कैसे रिलेशन थे? लाइक वो बहुत फ्रेंडली, जो बाप बेटे कूल वाला रिलेशन था, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बहुत लगाम कस के रखी है जैसे जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है? सो येस, आई मीन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, आई थिंक जितने बिहारी होंगे शायद वो रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग फादर के प्रति सम्मान इतना ज़्यादा होता है कि वो यारी दोस्ती वाला कंफर्ट नहीं आता है, बिकॉज आप इतना लुक अप टू करते हैं उनको. सो आई हैव सीन माय फादर ऑल्सो, मेरे दादाजी के साथ पापा बहुत कम उनके सामने बोलते थे और वही चीज़ मैंने भी देखी और मैंने भी वही इनहेरिट की. मैं भी पापा के सामने बहुत कम बोलता था, जी पापा जी के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता था. सो वॉट एवर ही यूज्ड टू से, आई वाज लाइक जी पापा जी, जी पापा जी, दैट्स इट. क्रिकेट मैच तो साथ देखते होंगे ना? हाँ बिल्कुल साथ देखते थे, बट ये नहीं कि भाई कोई चौका छक्का लग गया तो उनके सामने मैं उछल कूद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. यूज्ड टू बी वेरी, Emotions दबा के रखते थे. या वेरी कंट्रोल्ड. बट येस, इन द लास्ट फ्यू इयर्स पापा मेड दिस एफर्ट टू मेक मी हिज फ्रेंड. उन्होंने ये बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल कोशिश उनकी रही. वो कंफर्ट उन्होंने मुझे दिया कि जहाँ मैं खुल के उनसे सारी बातें कर सकूँ. एंड स्पेशली जब हम दोनों एक प्रोफेशन में आए, जब पॉलिटिक्स में आ गया, जब तक मैं मूवीज़ में था स्टिल वो पर्दा था, सब था. बट जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो उस वक्त पापा यूज्ड टू मेक दिस एफर्ट. सॉरी, मतलब मैं थोड़ा वो बोलते बोलते वो हो रहा हूँ, बट पापा यूज्ड टू मेक दिस एफर्ट, मुझे बुलाना, बात करना, बैठाना, टू गिव मी दैट कंफर्ट दैट आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो यस, लास्ट फ्यू इयर्स वर गुड. अभी क्या होता है कि अभी इतने बड़े हैं आप, ऑब्वियसली अब अपने डिसीजंस आप खुद लेते हैं, पॉलिटिकल करियर आपका अच्छा चल रहा है, बॉलीवुड में आपने काम किया है, तो अभी भी मम्मी से किसी बात की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर आप एकदम कि नहीं ये तो मेरा डिसीजन है, या फिर पता है आपको कि नहीं पीछे से डांट पड़ सकती है? और बिल्कुल हर चीज़ की परमिशन अभी भी लेता हूँ. रात में लेट हो रहा हूँ तो भी उनको बता के ही होता हूँ. इवन पटना में अगर रहता हूँ एंड शी इज़ हियर, तो शी नोज़ कि मैं कितने बजे उठा हूँ, मैं कितने बजे घर पे आ रहा हूँ, मैंने लंच किया, मैंने डिनर किया, नहीं किया. दैट वे शी इज़ अ वेरी केयरिंग लेडी, अ वेरी केयरिंग मदर. आई थिंक ऑल मदर्स आर. बट देन यस, डर बोल लीजिए या इज़्ज़त और प्यार बोल लीजिए, वो है. सो आई ऑल्सो लाइक टू कीप हर इन द लूप, और परमिशन लेना अच्छा लगता है. पीयूष गोयल जी ने जो कहा था, तो आप क्या उसका समर्थन करते हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि पूरे देश को बिहारी? पहली बात तो मैं इस बात का मैं समर्थन नहीं करता, बट ये सोच जहन में आई कैसे? जो पीयूष जी ने जिस तरीके से कहा, मैं उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ. और उन्होंने खुद इस बात को उन्होंने माना भी कि उन्होंने उस सोच के साथ उन्होंने नहीं कहा था. बट ये सोच से मुझे प्रॉब्लम तो है कि भाई आज की तारीख में मैं अगर बोलूँ बिहार, तो लोग अच्छे मायनों में तो नहीं लेते ना. या बिहार में अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि लोग बोलें कि हाँ दिस इज़ अ मॉडल या दिस इज़ एन एग्जाम्पल जो हम देश भर में लागू करना चाहेंगे. ओके, सो वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट चिराग, जो चिराग की फैमिली जानती है या उनके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं या फिर खुद चिराग जानते हैं, लेकिन आज कैमरा जानना चाहता है. थोड़ा नेहा जी भी जानते Well, this is a tricky one. Maybe नेहा जी मुझे बता सकती है मेरे बारे में कुछ. Is there anything जो
आई बीन एन ओपन, मतलब बहुत फिल्मी क्लीशे डायलॉग है बट खुली किताब रहा हूँ। फिर भी हो सकता है कोई फेवरेट चीज़ हो जिसके बारे में लोग ना जानते हो, प्रोबेबली फेवरेट डिश या फिर फेवरेट डिश भी मैंने इनको बता दी थी कि मैं दाल चावल का बहुत शौकीन हूँ, राहर की दाल चावल और अचार बहुत खाता हूँ। मैं ये बोलूँ कि मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, ये भी सबको पता ही है, मैं सुनता हूँ कान अच्छा। में ईयरपॉड्स लगा के। तो आपने बताया कि आपका म्यूजिक आपका शौक है, तो बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आपने बॉलीवुड में काम कर लिया, आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों चीजें ना हो तो चिराग क्या होते? बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। नेपो किड्स का ये टैग दे दिया जाता है बहुत आसानी से। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, बट हाँ, आज से 4 दशक पहले का तो हूँ ही मैं। और हमारे समय में पिता के नक्शे कदमों पर चलना बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि आपकी तारीफ़ की जाती थी कि अरे पिता के नक्शे कदमों पे चल रहा है। ये हाल फिलहाल के वर्षों में मैं सुनने लगा हूँ कि भाई नेपो किड होना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया है, या अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने से बड़ा पाप आप कोई नहीं कर सकते। तो मैंने हमेशा से पापा को देखा और उन्हीं से ही सीखा। राजनीति ही एक चीज़ है जो मुझे सहजता से आई, एंड आई न्यू दिस राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इवन व्हेन मैं मुंबई भी गया तब भी मेरे दिमाग में ये बात बहुत क्लियर थी कि इवेंचुअली आना तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में ही जाना है। मुंबई में जाने के बाद ये प्रोसेस स्पीड अप हो गया, बिकॉज वो एक ऐसा समय था जब मुंबई में बिहारियों को ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही थी। वहाँ के कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो बिहारियों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, और ये सब मैंने, क्योंकि एक बहुत क्लोज काउंटर से मैंने सब चीज़ें देखी, तो उसका एहसास मुझे ज़्यादा हुआ। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे वापस जाना है और बिहार और बिहारियों के लिए काम करना, और ख़ास तौर पर बिहारियों के सम्मान के लिए काम करना है। भाई आप ऐसे नहीं कि ये बिहारी बोल के किसी पे भी आप लाठी चला दें और किसी को भी। हकीकत है आज की तारीख में एक दिल्ली वाले को अगर कोई पुलिस पकड़ेगी और एक बिहार वाले को पुलिस पकड़ेगी, तो बिहारियों को 2 लाठी मारेगी और 4 दिन एक्स्ट्रा उसको जेल में रखेगी, क्योंकि मेरे प्रदेश की छवि ऐसी बनाई जा चुकी है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स में जाऊंगा। तो अगर मैं मूवीज़ में नहीं रहता या पॉलिटिक्स में नहीं आता तो पता नहीं क्या ही करता। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो प्रोबेबली म्यूजिशियन। मेरी आवाज़ से आपको लगता है कि मैं म्यूजिशियन? मुझे लगता है, मुझे एक्चुअली लगता है आपका आरजे में भी आप जॉकी या मे बी एन आरजे, या मे बी एन आरजे, क्योंकि उसमें आवाज़ चलेगी, बट एज अ सिंगर, बट म्यूजिक सुनने का शौकीन हूँ, बनाना या कंपोज करना नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, वन थिंग चिराग फील गुड अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में जो एक चीज़ आप पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। आई थिंक मैं बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बट मेरा काम कंपोज रहना। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मुझे हिला सकती है या झकझोर सकती है। और अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी बुरी खबरें हाल फिलहाल के दिनों में सुनी हैं, बैक टू बैक। तो अगर इन परिस्थितियों में अगर मैं अपने आप का, अपना कंपोजर अगर मैं बना के मैं रख पाया, तो मुझे लगता है कि यही मेरी स्ट्रेंथ भी है। पेशेंस बहुत है मुझ में, बहुत पेशेंस है। सो आई एम इन नो रश कि मुझे अभी सब चाहिए, जब सही समय होगा तब भी मिलेगा। उस वक्त तक का इंतज़ार करने का धैर्य मुझ में ज़रूर है। काफ़ी रेयर क्वालिटी है ये, जो हम लोगों को शायद सीखनी चाहिए, स्पेशली मुझे। सो वन थिंग चिराग फील बैड अबाउट हिमसेल्फ, जो आपको लगता है कि कोई ऐसी आदत जो आपको बदलनी है, या फिर अब ये है तो है, अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ। आई थिंक इसका भी जवाब मेरा पेशेंस ही है, बिकॉज कई बार मेरे आसपास वाले और मेरे कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया इस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे, इस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आपको इस पर रिएक्ट करना चाहिए, उसने ये कर दिया। मेरी फैमिली मुझे कई बार बोलती है, जब मेरे बारे में कुछ गलत कहा जाता है या कुछ गलत लिखा जाता है, मेरी आदत नहीं है कि मैं उन चीज़ों को मैं काउंटर करूं, और मैं बहुत फोकस होके मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि ये सब भटकाव है। आपको आपके नैरेटिव से भटकाने के लिए लोग आपके बारे में पर्सनल टिप्पणियां करते हैं, आपकी फैमिली के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं काउंटर क्वेश्चंस में पढ़ूंगा उनके साथ, तो मैं अपने डायरेक्शन से मैं भटक जाऊंगा, तो मैं उन लोगों को जवाब नहीं देता। और मुझे लगता है इस बात की शिकायत मेरी फैमिली को भी मुझसे रहती है, मेरे पार्टी के नेताओं को, साथियों को भी मुझसे रहती है कि भैया आप क्यों ये सारी बातें सुन लेते हैं, यू मस्ट रिएक्ट टू इट। तो आई थिंक ये जहाँ एक तरफ मेरी स्ट्रेंथ भी है, कभी कभी मुझे लगता है मेरी कमजोरी भी है। कमजोरी भी है। अच्छा, इस जो अगला सवाल है वो उसका जवाब मेरे ख्याल से हम सबको पता है, पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ। वो वक्त, वो घड़ी जब आपका एक्चुअली दिल टूटा हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, दुखी हुए हो, आप टूट गए हो, लाइक चिराग पासवान टूट गए। वेल आई थिंक पापा का जाना
मतलब वो सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन थी. नो वन कैन एवर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस. बट जिस सिचुएशन में पापा का ये सब हुआ, उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिकॉज ही वॉज फेट. मतलब उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी. मतलब मुझे याद है कि जब पापा को हम लोग हॉस्पिटल भी लेके जा रहे थे तो खुद चल के गए थे एंड फॉर अ रेगुलर चेकअप वो हॉस्पिटल गए थे. और मुझे याद है मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट था जब ये सब हो गया और मैं वापस घर पे आया और पापा के कमरे में गया. सो आई सॉ अ फाइल केप्ट नेक्स्ट टू हिज बेड. और वो कन्वर्जेशन मेरे को अच्छे से याद है बिकॉज व्हेन पापा वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो पापा जाते मुझे खास तौर पे बोल के गए थे कि इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि मेरी आदत है, थोड़ा सा OCD की भी प्रॉब्लम है, तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, चीज़ों को जगह पे रखता रहता हूँ. तो पापा को था कि 100% मेरी फाइल उठा के किसी ड्रॉर में डाल देगा और मुझे मिलेगी नहीं, तो मुझे खास तौर पे बोल के गए थे इसको ऐसे ही रहने देना, मैं आके इसको कंप्लीट करूँगा. सो आफ्टर एवरीथिंग व्हेन आई वेंट बैक टू हिज रूम, आई सॉ वो फाइल वैसे ही पड़ी है, कलम का ढक्कन भी खुला हुआ था, वो वैसे का वैसा ही था. सो यस, ये मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे. बट पापा ओनली गिव्स मी दिस स्ट्रेंथ टू डील विद सिचुएशंस लाइक दिस. ओके. जब चिराग सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, वो पहला मोमेंट हो सकता है या फिर कोई आपके जहन में आ रहा हो कि वो एक वक्त जब आप लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ? आई थिंक जब मैं 2014 का चुनाव जीता था, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मैंने अचीव किया था. फिर वापस है नेपो किड की बात हर कोई कर सकता है, बट मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना, यू विल रियलाइज व्हेन आई से दिस, कि मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ पे हमारी पार्टी से भी किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था. और ये ज़िद थी मेरे अंदर. अगर मुझे इजी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना होता तो मे बी हाजीपुर हो सकता था, या ऐसी जगह जहाँ से पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, या कोई ऐसी सीट पे मैं जाता. बट उस वक्त भी मैंने पापा के सामने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ जिसको मैं खुद जाके नर्चर करूँ, वहाँ के लोग मुझे मेरी वजह से पसंद करें, ना कि आपकी वजह से या मेरे बैकग्राउंड की वजह से. तो मैं जमुई गया, वहाँ पे चुनाव से पहले मैंने काम किया, मेहनत की, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की मैंने कोशिश की. एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको पॉलिटिकली भी मैं कनेक्ट करके बताऊँ तो भाई, राजनीति में जब आप समीकरणों का ध्यान देते हो तो कई बार सीटों का चयन भी उसी के आधार पे किया जाता है कि भाई समीकरण के हिसाब से ये सीटें ठीक होनी चाहिए. बट जमुई को मैंने चुना तब जब हम लोग UPA के साथ थे, और चुनाव आते आते तक गठबंधन बदल गया था, हम लोग NDA के साथ आ गए थे. उस वक्त भी पापा ने मुझसे कहा था कि डू यू वांट टू गिव इट अ सेकंड थॉट. एंड आई सेड कि नहीं, अब मुझे जमुई के लोगों ने इतना प्यार दिया है और मेरा विश्वास है कि रिज़ल्ट अच्छा रहेगा. सो जिस दिन वो रिज़ल्ट आया था, वो मेरे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थे, बिकॉज पापा वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, माई फैमिली वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, माई मॉम हैड टीयर्स इन हर आईज. तो उस दिन मुझे सही में लगा कि आज कुछ अचीव किया. सो या दैट वाज अ नाइस. सर, जमुई तो आपने जीत लिया, आपके पिताजी का चुनावी क्षेत्र रहा है हाजीपुर जी. उसे कब हथियाएंगे आप? पापा की कर्म अभी भूमि तो रही चाचा है. है वहाँ से. पापा की कर्म भूमि रही है, और पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है. सो यकीनन भाई, मैं हाजीपुर को भी छोड़ नहीं सकता हूँ. और यही कारण है कि जब भी बिहार जाता हूँ, हाजीपुर जाता हूँ, हाजीपुर के लोगों के साथ वही कनेक्ट रखता हूँ, सुख दुख में उनके साथ रहना जो अगर पापा होते तो वो करते. तो वो कनेक्ट मैं बना के रखता हूँ. अगर आप इसको चुनावी परिप्रेक्ष्य में अगर इस सवाल को पूछ रहे हैं तो विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स. जब चुनाव आएंगे उस वक्त इस पर चर्चा होगी. 2024 में आने वाला है लोकसभा का चुनाव, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? भाई, ये अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें तो मैं बोलूँगा मैं तो तैयारी 40 सीटों पे कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ. मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा. अगर मैं गठबंधन में भी चुनाव लड़ूंगा तो भाई, अगर मैं अब गठबंधन को अपना लाभ ही नहीं दे पाया तो उस गठबंधन में भी जाने का क्या फ़ायदा. तो मैं तैयारी 40 सीटों पे कर रहा हूँ. बट हाँ, अगर गठबंधन होता है, किसके साथ होता है, उस वक्त सीटों का समीकरण क्या बैठता है, ये चर्चा का ही विषय है अभी. तो एक सवाल, चूँकि मैं बक्सर का हूँ तो वहाँ से भी आया है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बक्सर में जो है आपकी पार्टी मजबूत स्थिति में है, मतलब कार्यकर्ता वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, तो क्या बक्सर का लोकसभा चुनाव जो है सो लोकसभा सीट पे आप लड़ेंगे? भाई, आप बक्सर से हैं, बट जो लोग अलग अलग जिला से भी हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो सब यही जवाब देंगे कि हर एक जगह पार्टी आशी तरक में. और मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारी पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, हमारी पूरी प्रदेश यूनिट मेहनत कर रही है बिहार के हर एक जिला में जाकर. एंड एज आई जस्ट सेड, मैं 40 लोकसभा की तैयारी करूंगा. जहाँ पे मैं लड़ूं उसका तो लाभ मुझे हो, जहाँ पे मेरा गठबंधन भी लड़े तो उसको भी उसका लाभ हो. नया साल है, मेरे सभी साथियों के साथ की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. वेल, थैंक यू भाई. एंड नए साल में संकल्प क्या है आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस.
आई थिंक रेजोल्यूशंस टूटने के लिए ही बनते हैं। रेजोल्यूशन तो हम लोग हर साल लेते हैं कोई ना कोई, बट ऐसा कोई रेजोल्यूशन मैंने लिया नहीं है फ़िलहाल, नॉट रियली। मैंने सोचा भी नहीं, बट हाँ न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है, सो आई वुड जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और क्षेत्रवाद करते हुए मैं अपने बिहार वासियों को खास तौर पर नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा, इन सब ने पूछा है और इन्होंने कोई पॉलिटिकल सवाल छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगी। बस Thank एक आखिरी सवाल मैं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं, कि शायद आपने इसका जवाब दे दिया है, बट अगेन मुझे एक प्राउड मोमेंट जानना है जब आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड थे, आप खुद आप पे प्राउड थे, एक्सेप्ट फॉर इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शंस छोड़ दें, प्रोबेबली बचपन का कोई स्टेज शो हो सकता है, आपकी मूवी रिलीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो हम में से किसी को ना आइडिया हो। आई थिंक यस, देन इट वुड बी द मूवी रिलीज वाला। मैं पापा, अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब आप राजनीति में होते हैं तो आपकी व्यस्तता कितनी ज़्यादा होती है। उस वक्त मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था, पर उसके बावजूद पापा रेगुलरली मेरे सेट पे आते थे, घंटों वहाँ पे बिताते थे जब शूट चल रहा होता था। एंड स्पेशली एक दो गाने के वक्त जब हम लोग कट्टो गिलहरी शूट कर रहे थे, या एक और नीरू के साथ गाना था, उस वक्त पूरे समय 3-3 दिन के स्केड्यूल पे पापा वहाँ पे रहे। सो आई थिंक जब ये पूरा हो रहा था और जब म्यूज़िक लॉन्च पे मुझे लगता है कि पापा वॉज वेरी प्राउड, फैमिली वॉज वेरी प्राउड। बॉलीवुड से अभी भी कोई दोस्त है आपका? बात है? कंगना जी हैं, दोस्त हैं, बात अभी नहीं होती है ना। इनको मुझसे ज़्यादा पता है। नहीं, आपने कहा था। नहीं, लेकिन सर मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे नहीं, डेफिनेटली यस, जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ तो दोस्ती है ही। और बॉलीवुड में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आज की भी तारीख में टच में हूँ। एंड डेफिनेटली मेरे को एक्टर्स तो हैं जिनके साथ, एंड थैंकफुली आज की तारीख में भाई मैं आज शूट नहीं कर रहा कंगना के साथ, नहीं तो आज तो उन्होंने नेपोटिज्म का जो फ्लैग बेयरर बनी हुई है, रोज़ मुझे ही गाली पड़ती कि तुम्हारी वजह से ही जिंदगी बर्बाद हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हो गया सबके सवाल। अच्छा, एक है, हम बहुत देर से नेपोटिज्म की बात तो कर रहे हैं। बीजेपी जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो परिवारवाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। आपका क्या ओपिनियन है, पहली बात आपके हिसाब से नेपोटिज्म और बीजेपी की जो डेफिनेशन है, हाउ मेरे बारे में नेपोटिज्म एज अ कंसेप्ट रहा ही नहीं है, एंड स्पेशली फील्ड्स लाइक दिस जो कि पब्लिक जिसका आधार जनता का समर्थन है, मैं मानता ही नहीं कि इन जगहों पे नेपोटिज्म कोई कारण हो सकता है, बिकॉज जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है। देखिए, किसी बड़े व्यक्ति का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौके मिल सकते हैं, पर आपकी काबिलियत ही आपको वहाँ पर वो पहचान दिलाएगी। मुझे एक अर्ली एंट्री ज़रूर मिल सकती थी, बट यहाँ पे बने रहने के लिए एक चुनाव शायद मैं पापा की वजह से लड़ पाया, बट दूसरे चुनाव में तिगुने मार्जिन से मेरी जीत हुई, तो कहीं ना कहीं मेरी भी काबिलियत को उसका श्रेय मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में नेपोटिज्म कोई फैक्टर रहता है। बॉलीवुड भी उनमें से एक है। भाई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में राजनीति में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जनता यहाँ पे आपके भविष्य को निर्धारित करती है। पर सर एंट्री तो कहीं ना कहीं इजी होती है ना, ये तो आप मानेंगे। बट जहाँ पे एंट्री इजी होती है वहीं पे आपके भी संघर्ष और बढ़ जाते हैं। मैं अगर अपना ही जिक्र करूं, मेरी लड़ाई बाहर में तो बाद में है, पहले मुझे अपने ही पिता की छवि से लड़ाई लड़नी है। और ये सोचिए, मतलब जस्ट इमेजिन ये कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है एक बेटे के लिए या एक बेटी के लिए फॉर दैट मैटर। आज की तारीख में मुझे किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है, मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है, और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है। पापा के बारे में, अरे वो तो बहुत सहज थे, सबसे बड़े अच्छे से मिलते थे। चिराग नहीं है, चिराग एरोगेंट है। उनकी तो मास अपील बहुत थी, चिराग क्या जाता ही नहीं लोगों के बीच में, इसका तो लोगों के बीच में कोई है ही नहीं, अपील ही नहीं है। वो क्या है, वो बहुत मधुरवासी थे। चिराग क्या है, बहुत रूठा बोलता है या बहुत हार्श इसके वर्ड्स हैं। तो आपको आपकी पिता की छवि के सामने ही छोटा दिखाया जाता है। सो ये सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट, आपकी लड़ाई को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है। चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने चिराग पासवान से बात कर ली और इन्होंने भी बड़े बेबाकी से हंसते खेलते जवाब दिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये बातचीत बड़ी अच्छी लगी होगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है, तो कमेंट करके हमें
ज़रूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा ABP लाइव।